हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलेशन इन ह्यूमंस कह लें या फिर कह लें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नाम से। आपके यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होगा, हो सकता है आपके सिलेबस में ये जो नाम जो हेडिंग दिया होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नाम से दिया होगा, हो सकता है सर्कुलेशन इन ह्यूमन के फॉर्म में भी दे दिया गया होगा। इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा आपके सिलेबस में। ठीक है, ये जो क्लास है ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेनली ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हमारे बॉडी में ब्लड्स कैसे सर्कुलेट होते हैं, है ना। सर्कुलेट होने में कौन कौन से यहाँ पे और अदर जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये तमाम सारे बातों को आज की क्लास में देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठ जाइए जिससे पूरी कंसंट्रेशन क्लास में रहे। और एक अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, क्या, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या हेडिंग डालेंगे सर? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आप हेडिंग डाल लीजिए। और फिर हम यहाँ से अपनी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग यहाँ से अपना जो टॉपिक है यहाँ से कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सर ब्लड के बारे में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं इनका काम क्या होता है, तो मेनली अगर बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनको हम ब्लड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? उसको हम ब्लड के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे बॉडी में किस टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, तो वो होता है सर ब्लड होता है। ठीक है, पहली बात। सर ये ब्लड दिखता कैसे है, क्या होता है, इनके बारे में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लिए होंगे, आई थिंक आप लोग डाल ही लिए होंगे, जिसका नाम होगा क्या? ब्लड। ठीक है, क्या होगा उसका नाम? उसको बोलेंगे सर ब्लड। सबसे पहले ब्लड के बारे में देखते हैं कि ये सर किस टाइप के टिश्यूज हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होते हैं, तमाम सारे बातें छोटे छोटे हम लोग यहाँ से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि सर ये जो ब्लड होते हैं ये मेनली किस कलर के होते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सर, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है सर? फ्लूइड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है भैया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, पहली बात। दूसरी बात है ये कि इसकी ओरिजिन कहां से होती है, तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, क्या होती है सर? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। दूसरी बात ये सर, तीसरी बात ये, इसकी कलर क्या होती है सर? रेड कलर की होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसके उपस्थिति होने की वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। वेरी गुड, क्या होता है सर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की वजह से इसका जो कलर होता है वो क्या होता है सर? रेड कलर का होता है। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक तरह का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में होता है। ये जो ब्लड होता है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट, क्या लिखोगे सर? क्या लिख दो यहाँ पे? आप ये लिख दो कि ट्रांसपोर्ट गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को। ठीक है, और क्या बता सकते हो? गैस को ट्रांसपोर्ट किया, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट किया, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट किया, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किए। ठीक है, और क्या बता सकते हो सर? गैस को, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, साथ ही साथ टॉक्सिक सब्सटेंस को भी, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कौन? हम लोग का ब्लड। हमारे बॉडी में कोई भी पार्टिकल्स होंगे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने होंगे, है ना, तो वो किसके माध्यम से पहुंचेगा? वो ब्लड के माध्यम से ही पहुंचेगा। यानी कि एक तरह का ये व्हीकल का काम करता है। क्या करता है सर? व्हीकल का काम करता है। ठीक है, ये चीज आप इतने सारे चीज आप यहाँ पे नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ब्लड जो होता है वो दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ये इनके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं सर? दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। अगर पहला बात करें तो वो होता है, आपका बताओगे सर, ब्लड कॉप सेल्स। ब्लड कॉप सेल्स होते हैं। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, है ना। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं।
अगर ब्लड ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें तो ये 3 चीज से मिलकर बने होते हैं। एक होता है सर आरबीसी, एक होता है सर डब्ल्यूबीसी, और एक होता है सर प्लेटलेट। एक होता है क्या? प्लेटलेट। ये सब हैं, आगे और आएंगे हम इसको और भी डिस्कस करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाइएगा कि जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनकी जो ओरिजिन की बात करते हैं तो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है। इनकी इनकी कलर क्या होती है सर? रेड कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। ये चीज आप यहाँ से बता सकते हो, ये चीज समझा सकते हो। अच्छा, आपसे पूछा जाए सर जो ब्लड होता है इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो बताना सर इनकी जो फॉर्मेशन होंगी वो कहाँ से होंगी सर? बोन मेरो से होंगी। कहाँ होंगी सर? बोन मेरो से होंगी, ठीक है। बोन मेरो से होंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखते हैं सर क्या क्या है कि दे आर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, काम करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, साथ ही साथ कह लें ओवरऑल कह लें कि गैसेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी अदर टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में। अब वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? तो अभी हम लोग बात किए सर, वो हो सकता है हार्मोन हो, है ना। हो सकता है कि वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो, टॉक्सिक सब्सटेंस हो, तो वो सब भी क्या होते हैं सर? ट्रांसमिट अगर होना होगा तो किसके माध्यम से होगा, किसके मदद से होगा? तो वो ब्लड के मदद से वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसमिट हो रहा होगा हमारे बॉडी में। आगे बात, ये चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बॉडी फ्लूइड्स है, ये दो टाइप्स के होते हैं। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ये दो तरह से हमको देखने मिलता है। एक होता है सर इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक होता है सर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है भैया? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है सर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होगा कि जो सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते होंगे उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से जानेंगे। और ऐसे फ्लूइड जो हमारे सेल के बाहर पाए जाते होंगे, है ना, किसी लिम्फ या वेसल्स में पाए जाते होंगे, तो उनको हम क्या नाम बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर का नाम देते हैं। जैसे कि इंट्रासेलुलर की बात करें तो फ्लूइड ऑन द ईच सेल, हर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जाते होंगे, हर सेल के अंदर क्या पाए जा रहे होंगे सर? साइटोप्लाज्म पाए जा रहे होंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है सर? सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है ये फ्लूइड है, तो सेल के अंदर अगर फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और वही सेल के बाहर पाए जाते होंगे तो उनको हम ब्लड कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये तमाम सारे जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे सेल के बाहर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारे बॉडी फ्लूइड में, हमारे जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सर इंट्रासेलुलर और एक होता है सर एक्स्ट्रासेलुलर। जो इंट्रासेलुलर होगा वो सेल के अंदर पाए जाएंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म की बात की जाएगी, और जो सेल के बाहर उपस्थित होगा उसको हम ब्लड, लिम्फ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नाम दे रहे होंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। आगे हम बात करते हैं सर, सबसे पहले हम बात करेंगे सर ब्लड की। तो जो ब्लड होता है ये मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में अगर बात की जाए कि सबसे कॉमन जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होता है सर? ब्लड होता है, जिसको हम लोग रक्त के नाम से जानते हैं। और ये जो रक्त होता है जितने हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हीं हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लिम्फ जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिट कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। जितने भी आपके जो बॉडी फ्लूइड होते हैं दे आर ट्रांसपोर्ट द सर्टेन सब्सटेंस लाइक द प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि प्रोटीन की बात करते हैं, हमारे बॉडी में फैट्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट करानी है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, तो वहां पे लिम्फ की आवश्यकता पड़ती है। लिम्फ के माध्यम से ये क्या होगा? एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक इसको ट्रांसमिट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्लड की बात करते हैं तो जितने हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे इनके में पाए जाते हैं। और ब्लड का काम ही ट्रांसपोर्ट कराना, चाहे वो न्यूट्रिएंट की बात करें चाहे हार्मोन्स की बात करें, लेकिन खुदा न खास्ता कभी प्रोटीन और फैट्स को ट्रांसमिट कराना होता है तो लिम्फ की जरूरत वहां पे पड़ जाती है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ब्लड के बारे में और देखते हैं। सर यहाँ पे हम क्या देखेंगे सर? जो ब्लड होता है वो तरह क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग इसकी बात की है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सर। अभी हम लोग इसकी बात करके ही आ रहे हैं कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये मैट्रिक्स से, फ्लूइड मैट्रिक्स से मिलकर बने होते हैं, प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं और ब्लड कॉर्पसेल से मिलकर बने होते हैं। अगर बोला जाए कि ब्लड किससे मिलकर बना होता है भैया, तो बताना क्या? जो ब्लड होता है वो मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है, जो ब्लड होता है प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं, जो ब्लड होते हैं
ब्लड कॉर्पसेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये सब क्या है, ये जो ब्लड है एक तरह से क्या है सर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि जो ब्लड होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। और हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट बॉडी के वेट से 30 से 35% जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है या बॉडी का जो वेट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही होता है, जिसमें ब्लड हम बात करते हैं। अच्छा, ब्लड जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है। क्या होता है सर, स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है। अगर इसकी पीएच चेक करते हैं तो 7.4 इसकी पीएच हमको देखने को मिलती है। और ये जो डाटा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4 पीएच बताओगे, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होते हैं। बताइए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? अगर हाँ तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सारा चीज अपने कॉपी में वन शॉट करके आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपका फ्लो डायग्राम दिया गया है। इसी फ्लो डायग्राम में आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या कि सर जो ब्लड होता है ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बात क्लियर है? ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये मेनली दो चीज से मिलकर बने होंगे, एक होता है सर कुछ एलिमेंट्स और एक होता है सर प्लाज्मा, है ना। इसमें एलिमेंट्स में कौन कौन से होंगे भैया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का नाम देते हैं। अब आरबीसी को अगर ब्लैक से लिख देंगे तो आरबीसी गुस्सा आ जाएगा, नाराज हो जाएगा, इसलिए हम लोग रेड से ही लिख देते हैं। ये क्या होता है सर, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, आरबीसी का है। ठीक है, ल्यूकोसाइट क्या होता है सर, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है सर, व्हाइट्स होता है। अब हम यहाँ पे व्हाइट लिखने जा रहे हैं, ब्लड व्हाइट ब्लड गुस्सा आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको मना लिया जाएगा। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है सर, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, तो वाटर से, प्रोटीन से, ठीक है, कई सारे मिनरल्स, कई सारे आयन से मिलकर क्या होता है सर, प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। आप लोग कोविड में सुने होंगे कि जब कोविड की वैक्सीन नहीं आई थी तो लोगों को, जिनको कोविड हो जाता था, जिनको क्वारंटीन करके रखा जाता था, उनको प्लाज्मा चढ़ाया जाता, उनकी बॉडी में क्या दिया जाता था, प्लाज्मा दिया जाता था, जिससे वो धीरे धीरे क्योर होते थे, है ना, एंटीबॉडी उनकी बॉडी में बनने लगती थी। तो जो प्लाज्मा होता है उनको हम देते हैं। कभी आप लोग ब्लड चेक के लिए गए हो, कभी आपको बुखार आता हो तो डॉक्टर बोलता है क्या, जाओ ब्लड चेक करा के आओ। अगर ब्लड चेक कराने के जाते होगे लेबोरेटरी में तो आपको क्या निकालता होगा सर, ब्लड निकालता होगा, इंजेक्शन लगा के एक ब्लड निकालेगा और उसमें क्या करेगा, कुछ उसमें केमिकल डाल के सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसको रेगुलेट करते हुए उसको क्या कर देगा, वहां से ब्लड को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को अलग अलग करके वहां से एग्जामिन कर लेता है कि आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा कितनी है, आपके बॉडी में प्लाज्मा की मात्रा कितनी है, आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है। जो कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि आपका प्लेटलेट कम हो गया है, सुने हो कि नहीं सुने हो? ठीक है, तो ये कैसे हम एग्जामिन कर लिए, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। हम जब ब्लड की एग्जामिन करते हैं तो हम वहां से उसको डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, ये चीज था आपका यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर प्लाज्मा की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं सर, प्लाज्मा की बात करते हैं। ये किस कलर का होता है सर, ये पेल येलो कलर का होता है ना, ये हल्का येलो कलर का होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि एक तरह से येलो कलर का, अगर कभी कभी आपको चोट लगता होगा तो खून बहने से पहले या खून बहने के बाद पीला पीला पंछा टाइप का निकलता है, वो क्या होगा, व्हाइट और येलो मिक्स होगा उसमें। ठीक है, तो जो व्हाइट और येलो कलर का जो मिक्स आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है सर, प्लाज्मा होता है। ठीक है, जिसको आप लोग हमारे साइड में तो उसको पंछा कहते हैं, आपको पता नहीं क्या कहते होंगे, तो उसको क्या कहते हैं सर, प्लाज्मा है ना। तो जब चोट लगता है तो येलो कलर का, व्हाइट कलर का जो निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं सर, प्लाज्मा कहते हैं। अब ये क्या होता है, हमारे बॉडी में कितने होते हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे हम लोग बात किए इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होता है और आपके ग्लूकोज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अमाइनो एसिड भी यहाँ पे होता है, स्मॉल अमाउंट में आपके मिनरल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व देखने को मिल जाते हैं। तो अगर प्लाज्मा की बात करते हैं तो 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है सर, वाटर होता है। ये डाटा सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे डाटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वाटर की मात्रा कितनी होती है प्लाज्मा में, तो 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा वो किससे मिलकर बना होता है सर, वाटर में होता है। 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। और इस प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो बताइएगा सर, फाइब्रिनोजन होते हैं, है ना, फाइब्रिनोजन होंगे, एल्ब्यूलिन्स होंगे और ग्लोबुलिन्स होंगे। ये तीन प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं।
तीन प्रोटीन का नाम आप याद करके रखिएगा, ये तीनों का नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो फाइब्रिनोजन होते हैं, एल्ब्यूलिन होते हैं और ग्लोबुलिन होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आयंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, स्मॉल अमाउंट्स में आपके मिनरल्स हो गए, जैसे कि हम बात करते हैं सर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, और तमाम सारे यहाँ पे हमको आयंस देखने को मिल सकता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला आता है सर कंपोनेंट्स में, एलिमेंट्स में क्या बात करें, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट जो होंगे, ये सब क्या मिलकर बनाते हैं, एक कंप्लीट एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर इरिथ्रोसाइट को। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट में ये जानेंगे सर इसका और नाम क्या होता है। तो इसका घर का नाम होता है सर आरबीसी, है ना, आरबीसी, या फिर कुछ लोग बहुत खुश होकर इसको क्या बोलने लगते हैं सर, रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये जो रेड ब्लड सेल होता है इसके अंदर क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे सर, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाए जाएंगे। और ये हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके सेल्स या फिर टिश्यू तक पहुंचाने का, है ना। और इसी हीमोग्लोबिन के उपस्थिति होने के कारण जो ब्लड का रंग होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। सबसे पहले ये जानिए कि सर जो आरबीसी होता है इनकी जो फॉर्मेशन होती है कहां से होती है, इनकी डेथ कहां से होती है, इनकी लाइफ स्पेन कितनी होगी। तो आरबीसी की फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं आपके लिए आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की अगर बात करते हैं तो इनका फॉर्मेशन कहां से होता है भैया, बोन मैरो से होता है, बोन मैरो से होता है। ठीक है, इनकी डेथ कहां होती है, डेथ होती है स्प्लीन में, जिसको प्लीहा के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, और या फिर इसको इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड की सफिशिएंसी होने लगती है, तो उस दौरान जो स्प्लीन होता है वहां से ब्लड हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो इसको हम लोग इमरजेंसी और ब्लड बैंक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो 120 दिन की इसकी लाइफ टाइम होती है। किसकी लाइफ टाइम होगी सर, आरबीसी की जो लाइफ टाइम होगी वो कितनी की होगी, 120 दिन की होगी। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ और बातें यहाँ से देख लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट होती है इनकी ब्लड की, रेड ब्लड सेल की, वो कितनी होती है सर, 5.5 से लेके 5.5 मिलियन यहाँ पे हमको आरबीसी देखने में मिलता है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल में जो आरबीसी की जो मात्रा होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू मेल में, है ना। मेल में जो आरबीसी का जो नंबर ऑफ काउंट्स है, ठीक है, जिसको टीएलसी के नाम से जानते हैं, टोटल ब्लड काउंट, वो मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में क्या होता है सर, कम होता है। इसलिए डॉक्टर बोलती है या डॉक्टर बोलता है कि इनको आयरन की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आयरन देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, जिससे फीमेल को या फिर कह लें जो लेडी मदर है उसको एनीमिया ना हो जाए, है ना, लैक ऑफ ब्लड ना हो जाए, तो उसके लिए आयरन की गोलियां, बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, फीमेल में क्यों कम होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है सर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को परफॉर्म किया जाता है। इसके वजह से फीमेल की जो आरबीसी है या क्या लें सर टीएलसी है, टोटल ब्लड काउंट है, ये क्या होता है, मेल से कम होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मेशन कहां सर, बोन मैरो में होता है। अच्छा, आरबीसी के पास किसी भी टाइप का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, किसमें, मैमल्स में, है ना। मैमल का जो भी आरबीसी होगा वहां पे किसी भी उनके सेल में किसी भी टाइप का कोई भी न्यूक्लियस की उपस्थिति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन आप याद करके रखिएगा, एक मैमल होता है जिसका नाम है मैमल, ठीक है, वो क्या नाम है उसका, काम्बा। ठीक है, केमल का बड़ा भाई है काम्बा, उसके अंदर क्या होता है सर, आरबीसी में न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। अच्छा, जो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप का होता है, जैसे साइड मिरर होता है बाइक में, जो बाइकॉनकेव शेप है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है, और ऊपर फ्लैट, तो इस तरह का कुछ शेप देखने को मिलता है हमको आरबीसी का, है ना। हर 100 ml ब्लड में हमको 15 से 16 ग्राम हमको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। ठीक है, हर 100 ml अगर ब्लड लेंगे हमारे बॉडी में, उस 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा सर,
12 से 16 ग्राम हमको हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाएगा। इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 120 दिन का है। ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं सर? स्प्लीन में होते हैं, जिनको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं, कब्रिस्तान ऑफ रक्त का कब्रिस्तान के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके आरबीसी के बारे में। फिर आता है सर आपका ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। अब आपका ये जो ख्वाहिश था राजा बनने का, ठीक है, कि अब मैं भी राजा बनूंगा और मेरे भी सैनिक होंगे जो हमको, मेरे अंग रक्षक होंगे, ऐसा आप लोग सोचते होंगे ना। तो ऐसा तो हो नहीं पाया, लेकिन हमारी बॉडी ऐसा सोचा और ऐसा हो गया। कैसे हो गया? हमारे बॉडी में भी सोल्जर पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, अंग रक्षक के फॉर्म में होंगे। और वो किससे प्रोटेक्ट करेंगे? आपके जो वायरस हैं, आपके मतलब आपके जो दुश्मन बैक्टीरिया हैं, उससे बचाने के लिए ये जो सोल्जर होते हैं, इनको सोल्जर के नाम से भी जानते हैं, बॉडी ऑफ सोल्जर के नाम से जानते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो ये काम करते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का नाम हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं या फिर सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अगर इनकी कलर की बात करें तो आरबीसी रेड कलर का था, लेकिन डब्ल्यूबीसी कोई भी किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता है, यानी कि ये व्हाइट कलरलेस होता है। ठीक है, अगर कलरलेस है इसलिए इसका नाम पड़ गया था क्या? डब्ल्यूबीसी, यानी कि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी हीमोग्लोबिन के पिगमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। हम ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे, यानी कि एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की बात की जाती है। तकरीबन 6000 से लेके 8000 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं हर 100 ml ब्लड में। हर 100 ml अगर ब्लड हम निकालते हैं और उसमें हम डब्ल्यूबीसी का नंबर काउंट करना चाह रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी उसमें कितना है, तो 6000 से लेके 8000 हमको क्या देखने को मिलेंगे? डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 6000 से लेके 8000 तक। आई थिंक ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। डब्ल्यूबीसी है, ये दो टाइप के होते हैं। डब्ल्यूबीसी आप ध्यान रखिएगा सर, डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूनोसाइट्स, है ना, गैल्यूनोसाइट्स, और एक होता है सर ए ग्लैन्यूनोसाइट्स, है ना। तो ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस में डब्ल्यूबीसी को हम लोग दो हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। जो पहला होता है उसको गैरिनोसाइट्स के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है ए ग्लैनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अगर ग्लैनोसाइट्स होंगे तो इसमें आपके स्नोफिल्स आते हैं। स्नोफिल्स कभी कभी देखते हो सर्दी हो जाते हैं, एलर्जी हो जाते हैं, नाक बहने लगते हैं, छींक आने लगते हैं। अगर हम उसकी एग्जामिन कराते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपका स्नोफिल्स बढ़ गया है। ऐसा सुना कभी? आपका स्नोफिल्स बढ़ गया, यानी कि जो नंबर ऑफ स्नोफिल्स का जो काउंट था वो इंक्रीज हो गया है। तो थोड़ा सा भी हमको धूल धक्कड़ जैसे ही थोड़ा सा एहसास हुआ तो हमको छींक आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है सर, अगर स्नोफिल्स की बात करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? वो ग्लैनोसाइट्स के अंतर्गत आता है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं सर बैसोफिल्स की, ये भी ग्लैनोसाइट्स का ही अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर न्यूट्रोफिल्स की, यानी कि स्नोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? डब्ल्यूबीसी के ग्लेनोसाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं पे ए ग्लेनोसाइट्स की बात करें, ये क्या होता है सर? लिम्फोसाइट होता है, जिसमें एल सेल और टी सेल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका मोनोसाइट्स, है ना। तो ये सारे जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होंगे वो ए ग्लेनोसाइट्स के हिस्सा होते हैं, और बाकी के जो तीन होते हैं स्नोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, वो किसके होते हैं? ग्लेनोसाइट्स के हिस्से देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप नोट करके रखिएगा। ये देखिए स्नोफिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपका बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सर न्यूट्रोफिल्स की। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में हमारे डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे हाई अमाउंट में अगर बात की जाए कि किसकी उपस्थिति देखने को मिलती है तो वो न्यूट्रोफिल्स की ही होती है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में हमको कौन मिलता है डब्ल्यूबीसी के अंदर? न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलता है। वहीं बेसोफिल्स की बात करते हैं तो ये लेस्ट अबंडेंट फॉर्म में होता है, यानी कि ये कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाएंगी? तो न्यूट्रोफिल्स पाई जाएंगी, और कम मात्रा में कौन पाई जाएंगी? तो बेसोफिल्स पाई जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स की। तो ये दोनों मिलकर फैगोसाइट सेल होते हैं। क्या होता है भैया? फैगोसाइट सेल होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में कोई वायरस इंटर किया, अब डब्ल्यूबीसी उससे क्या करेगा सर? लड़ाई करेगा। लड़ाई करने के बाद उनकी जो डेथ बॉडी हो जाएंगी, अब उसको बाहर उठा के फेंकेगा नहीं, उसको वहीं पे डीजनरेट करके खत्म कर देगा। ठीक है, उसका तमाम काम वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा उसकी बॉडी को। तो वो करने वाले कौन होते हैं? तो मोनोसाइट होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। कौन होते हैं? मोनोसाइट होते हैं और न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जो कि फैगोसाइट सेल का काम करते हैं।
फेगोसाइट सेल का मतलब ये हो गया कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी फॉरेन बॉडी है, उसको डिजेनरेट कर दिया जाए, उसको तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया जाए, है ना। तो वो काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी का मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स करता है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती। आगे हम बात कर लेते हैं सर बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करेगा? तो बेसोफिल्स जो होगा वो हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है, सेरोटोनिन का सिक्रीशन करता है, हिपेरिन का सिक्रीशन करता है, जो कि इन्वॉल्व होता है इनवॉलेंट्री रिएक्शंस में, है ना। हमारे बॉडी में ब्लड थक्का नहीं जमता है, लेकिन वही बॉडी से ब्लड जैसे ही इन्वायरमेंट में आता है, ब्लड थक्का क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है। तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है वो किसका होता है सर? हिपेरिन का होता है। जब तक हमारे बॉडी में हिपेरिन होगा, डब्ल्यूबीसी से बनता रहेगा, तब तक हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का कोई भी ब्लड क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही इन्वायरमेंट में जैसे बाहर आता है तो वहां पे हिपेरिन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, तो वो क्या हो जाता है सर? क्लॉट होने लगता है। तभी देखते हो जोंक, लीच जो होते हैं, लीच, है ना, गांव में उसको जोंक कहते हैं। कभी आप तालाब में या फिर नदी में जाओगे तो जोंक पकड़ लेते हैं, लीच पकड़ लेते हैं। अब जिस एरिया में लीच पकड़े रहेंगे वहां पे उनकी पूरी सलाइवा वहां पे लगा देते हैं पहले। ठीक है, उस सलाइवा में हिपेरिन पाई जाती है। उनकी जो लीच की जो सलाइवा होती है, उनकी सलाइवा में हिपेरिन पाई जाती है। ठीक है, सपोज करो कोई चिंटू है, गया तालाब में और जैसे ही पैर डाला उसको यहाँ पे लीच पकड़ ली। अब लीच पकड़ ली तो ये क्या करेगा, वहां उसकी जहां भी पकड़ा रहेगा वहां पे वो सलाइवा का सिक्रीशन कर देगा। और ये सलाइवा क्या होगा, उस सलाइवा में हिपेरिन की मात्रा होगी, उसमें क्या होगा सर? हिपेरिन होगा। अब लीच जब तक मन करे तब तक क्या करेगा, वहां से खून को सक करते रहेगा, ब्लड को सक करते रहेगी। और सक करने के बाद जैसे ही वो वहां से हट जाएगी, तभी भी जब तक वहां पे सलाइवा लगा हुआ है लीच का, तब तक ब्लड वहां से बाहर रिलीज आउट होते रहेगा बिना क्लॉटिंग होने का, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो क्लॉटिंग अगर हमारे बॉडी में नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी में हिपेरिन की मात्रा पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं स्नोफिल्स की। स्नोफिल्स क्या होता है सर? अगर इन्फेक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है? स्नोफिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है। हमारी बॉडी में हमारा जो अंग रक्षक जिसको बोले हैं, सोल्जर की बात की है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उससे लड़ाई करना होगा, है ना। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा? तो जो लिम्फोसाइट्स है, और ये लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको मारने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के एक रोल होता है, दे आर रिस्पॉन्स द इम्यून ऑफ दी बॉडी। हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कौन? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं सर थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द thrombocytes or the platelet, they are the cell fragments produced from the megakaryocytes of the bone marrow। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, ये सब कहां से बनते हैं सर? बोन मेरो से बनते हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स भी बोन मेरो से ही बनते हैं, लेकिन बोन मेरो के जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं वहां से बनते हैं। अब आप सोचो सर बोन मेरो, अब नवरात्र चल रहा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा समझाने के लिए तो हम बता सकते हैं। नवरात्र नहीं चलता तो और अच्छे से बताते। सपोज कीजिए ये क्या है सर? बोन है। ठीक है, ये क्या है सर? बोन है। आप लेग पीस खाते होगे, बोलोगे सर अब यहाँ पे अब लेग पीस का नाम क्या दे दिए। चलो ठीक, इसमें क्या भरा रहता है सर? एक फ्लूइड भरा रहता है। जैसे लेग पीस तोड़ते हो इसमें से एक ब्राउन कलर का फ्लूइड निकलता है। ठीक है, वो जो फ्लूइड होता है वही बोन मेरो होता है। ये जो बोन के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है ब्राउन कलर का, वही क्या है सर? बोन मेरो। और ये जो बोन मेरो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ब्लड के फॉर्मेशन होने में। अब इस बोन मेरो के जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, यहाँ से आपके प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अच्छा, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक की प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में है तो हमारी बॉडी के में प्लेटलेट्स नॉर्मल है। अगर 1.5 लाख से प्लेटलेट कम हो जाती है तो हमको बुखार आने लगता है। ठीक है, बहुत सारे मलेरिया, टाइफाइड ये सब हो जाते हैं। अगर 3 लाख से अधिक हो जाएंगे तभी भी हमको दिक्कत होना है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 1.5 लाख से लेके
आपके 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स अगर हमारे बॉडी में उपस्थित है तो हमारा बॉडी एकदम सेफ एंड साइज है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 लाख तक, कम से कम 1.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा आपका 3.5 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व द क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये जो प्लेटलेट होता है इसका काम क्या होता है, तो भैया इसका काम ये होता है कि कभी भी हमको चोट लग गया, जैसे चिंटू है, चिंटू बदमाशी कर रहा था और बदमाशी करते करते उसके दोस्त आए और 2-3 झापड़ लगा दिए अच्छे वाले। ठीक है, अब जैसे 2-3 झापड़ लगा दिए, अब संजोग से गिरा और गिर के उसका हाथ कट गया, या फिर ब्लेड लिया था हाथ कट गया, है ना। कभी कभी हम लोग का हाथ कट जाता है सब्जी काटने में या फिर कभी भी, तो जहां ब्लड हो वहां जहां से ब्लड कट के निकलता है, ठीक है, ब्लड फ्लूइड के फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद अगर हम वहां पे दबा देते हैं तो ब्लड वहां पे रुक जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है, यानी कि ब्लड का क्या होने लग रहा है सर, थक्का जमने लग रहा है, क्लॉटिंग होने लग रहा है। तो ब्लड की अगर क्लॉटिंग करानी होगी, ब्लड को क्लॉट कराना होगा, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगी, तो वो प्लेटलेट्स का काम होगा। किसका काम होगा, प्लेटलेट का काम ये होता है कि हमारे बॉडी से ब्लड बाहर ना निकले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको क्लॉट कर देना पड़ता है, जो अलग अलग टाइप के एंजाइम का सिक्रीशन की जाती है, थर्मोसाइट्स, फाइब्रिनोजन, है ना, वो आगे हम लोग वही पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में। तो इस प्लेटलेट के माध्यम से उसको क्या किया जाता है सर, ब्लड को क्लॉट कर दिया जाता है। ठीक है, जहां भी इंजरी वाला हिस्सा हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज था आपका ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में। अगला टॉपिक अपने पास आता है ब्लड ग्रुप। ये एक तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जितने भी पर्सन होते हैं अपने अपने कम्युनिटीज में, अपने एरियाज में, तो सबका ब्लड ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, आपका हो सकता है ए बी पॉजिटिव हो, है ना, किसी का ओ हो सकता है, किसी का ए भी हो सकता है। तो तकरीबन अगर माने तो 4 टाइप के हमको ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। आपको याद आ रहा होगा, कई दफा आपको बताए हैं कि ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, क्या होता है भैया, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ओ वाले, और स्पेशली ओ नेगेटिव। अगर ए है तो ये क्या होता है सर, यूनिवर्सली एक्सेप्टर होता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। ये चीज आप यहाँ पे जानते होगे, समझते होगे। तो 4 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, ए, बी, ओ और ए बी। ये सबसे पहले रेस्कस मंकी नाम का एक बंदर था, उसके ऊपर सबसे पहले रेस्कस नाम के साइंटिस्ट जो थे वो सबसे पहले इसको एग्जामिन किए थे ब्लड ग्रुप का, है ना, सबसे पहले एग्जामिन उन्हीं के थ्रू किया गया था। अगर सर्कुलेशन पूछा जाए तो विलियम वाले हो जाएंगे। ठीक है, अभी आएगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसको हम ग्रुपिंग का जो नाम देते हैं, वो जो ग्रुप का नाम होता है उसको ABO ग्रुपिंग का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ABO ग्रुपिंग का नाम देते हैं। अब ABO ग्रुपिंग क्या होता है, ये बेस होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द 2 सरफेस एंटीजन ऑफ द आरबीसी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। सपोज करो ये आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस पे हो सकता है एंटीजन ए उपस्थित होगा, तो हो सकता है एंटीजन ए उपस्थित नहीं होगा। अगर एंटीजन ए उपस्थित होगा तो उसका हम अलग ग्रुप बना देंगे, अगर एंटीजन ए उपस्थित नहीं होगा आरबीसी के सरफेस पे तो हम उसका अलग ग्रुप बना के तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इन एंटीजन ए और एंटीजन बी के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम लोग जो ब्लड ग्रुप है उसको हम ABO ब्लड ग्रुपिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, 2 टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए जाते हैं और हर प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है किसके लिए, एंटीजन के लिए, है ना। 2 टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए जाएंगे और ये जो दोनों एंटीबॉडी होंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे किसके, एंटीजन की फॉर्मेशन करने के लिए। बताइए यहां तक की बात समझ में आई। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ के तैयार हो। अब देखो यहाँ पे आपके पास ब्लड ग्रुप का फ्लो चार्ट बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखिएगा और अपने कॉपी में ये चार्ट बना लीजिएगा। सबसे पहला जो कॉलम है वहां पे आपको ब्लड ग्रुप दिख रहा होगा, फिर जो दूसरा कॉलम है एंटीजन ऑन आरबीसी, क्या आरबीसी के पे एंटीजन है या नहीं है। फिर हम बात करेंगे सर क्या प्लाज्मा में एंटीबॉडी है या नहीं है। फिर हम बात करेंगे अगर ये सब होगा तो इनकी डोनर ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, है ना, डोनेशन वाले ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करें सर जिनका ब्लड ग्रुप ए है। अब कैसे हम बोल दें कि इनका ब्लड ग्रुप ए होगा, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इनकी जो आरबीसी होगी उनकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए उपस्थित होगा। क्या होगा? उनकी आरबीसी पे एंटीजन ए होगा। और साथ ही साथ अगर प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा की सरफेस पे क्या होंगे सर? एंटीबॉडी बी पाए जाएंगे। अगर आरबीसी के पे एंटीजन ए पाए जाते हैं और प्लाज्मा के सरफेस पे एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं, इसका मतलब जो पर्सन होगा वो किस ब्लड ग्रुप का होगा? ब्लड ग्रुप ए का होगा। और इनको किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए वाले को डोनेट कर देगा और ओ वाले को डोनेट कर देगा। इसलिए क्यों कर देगा? क्योंकि इसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ठीक। फिर अगर हम बोलते हैं सर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, तो ब्लड ग्रुप बी होने के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए? तो उनकी जो आरबीसी होंगी उनकी आरबीसी पे क्या होगा सर? एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। क्या होगा? एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। लेकिन वहीं पे प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा पे क्या होता है? एंटीबॉडी ए होता है। एंटीबॉडी ए होता है। तो अगर ये चीज कंडीशन देखने को मिलता है, आरबीसी पे एंटीजन ए हो सॉरी बी है और प्लाज्मा पे एंटीबॉडी ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन हो जाएगा, है ना। तो ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन होगा। और ये जो ब्लड ग्रुप बी वाला होगा वो किसको किसको ब्लड दे सकता है अपना? तो ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ को अपना ब्लड दे सकता है। फिर हम बात करते हैं कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अब कैसे बोल रहे हैं कि सर ब्लड ग्रुप ए बी है? तो इनकी जो आरबीसी होंगी, इनकी आरबीसी पे जो एंटीजन होंगी वो ए भी होंगी और बी भी होंगी। एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में किसी भी टाइप का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ये कंडीशन देखने को मिला तो वो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा भैया? ए बी वाला होगा। ए बी वाला होगा तो ये किसको किसको ब्लड दे सकता है? तो ये सबको ब्लड दे सकता है ना। ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, सबको ब्लड दे देगा। फिर लास्ट में जो ब्लड ग्रुप आता है ओ, ओ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो आरबीसी होंगी, इनकी आरबीसी के सरफेस पे किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 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 इनकी जो प्लाज्मा होंगी, प्लाज्मा पे एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा तो वो पर्सन क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ वाला होगा। अब ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाला है किसको किसको ब्लड दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ तो सबको ही ब्लड देता है ना। ए को भी दे रहा था, बी को भी दे रहा था, ए बी को भी दे रहा था और खुद अपने ग्रुप वाले को भी देगा। तो इस तरह ये होता है भैया। क्या यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं वो क्या होते हैं सर? यूनिवर्सल डोनर होते हैं। यूनिवर्सल डोनर होते हैं, किसी को भी ब्लड दे देंगे, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले होंगे उसको ब्लड दे देंगे। लेकिन वहीं पर हम ए बी की बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, क्या होता है भैया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इनके आरबीसी पे एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है ना। तो इसके वजह से इनकी जो डोनर वाले जो ग्रुप होते हैं वो ए बी और ओ बी हो सकता है। तो ये जो चार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बताइए कि आप लोग देखिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा तो ब्लड ग्रुप ए है। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि हमारे आरबीसी पे के सरफेस पे एंटीजन ए होगा और प्लाज्मा के जो सरफेस होंगे उन पे एंटीबॉडी बी होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए। ठीक है मैम, आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता? अभी तो बताया इतना सारा एंटीजन एंटीबॉडी प्लाज्मा होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो आप लोग भी अपना ब्लड ग्रुप देख लीजिएगा कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्या ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी देखते हो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी पर्सन का ऑपरेशन होना रहता है तो डॉक्टर बोलता है कि ब्लड इनको देना पड़ेगा, जाइए ब्लड बैंक से इस फला ब्लड ग्रुप का आप ब्लड लेकर आइएगा। या फिर इनको ब्लड डोनेट करने के लिए सबसे पहले चेक किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप उससे मैच करता हो तभी तो उनको ब्लड दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूगेशन के दौरान, ब्लड डोनेट करने के दौरान क्या करते हैं सर? जो डोनर होता है उसकी ब्लड की मैचिंग की कराई जाती है कि जो पेशेंट है उससे ब्लड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या एंटीजन एंटीबॉडी वाले बात क्लियर है यहाँ पे? सब
एक साथ मिल मिलाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो तब जाके उनको क्या किया जाता है, ब्लड को डोनेट कराया जाता है। अगर ये काम नहीं होता, जैसे सपोज करो इनकी ब्लड मैचिंग नहीं कर रही है और उस कंडीशन में हम ब्लड उसको पर्सन को दे देते हैं, तो उसके बॉडी में जैसे ही अनमैच वाली ब्लड जाएंगी तो वो ब्लड जाके क्या कर जाएंगी सर, क्लम्प कर जाएंगी, क्लॉट हो जाएंगी, है ना, थक्का बन जाएंगी। ठीक है, तो क्लम्पिंग ना हो जाए आरबीसी की, इसके लिए क्या करते हैं, जो भी डॉक्टर होता है सबसे पहले डोनर का ब्लड ग्रुप मैच करता है पेशेंट के ब्लड ग्रुप से। ठीक है, अगर मैच हो जाता है तभी जाके उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तभी जाके उसको डोनेट किया जाता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा सर, आरबीसी की क्लम्पिंग देखने को मिल जाएगी, वो आरबीसी थक जाएगा, थक्का जम जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को ब्लड अपना दे सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ये चीज हम लोग ऑलरेडी देखी है। वहीं पे हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले, इनके इनके अंदर एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है आरबीसी पे। इसके वजह से ये किसी भी पर्सन से ब्लड ग्रुप को ब्लड को रिसीव कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर हुआ या ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जब क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं आरएच ग्रुपिंग की। किसकी बात करेंगे सर, आरएच ग्रुपिंग की बात करेंगे। आरएच एंटीजन जो होता है वो सिमिलर होता है किससे, रिस्कस मंकी से। एक मंकी है रिस्कस मंकी, उनका जो आरएच फैक्टर होगा वो हमारे आरएच से मिलता जुलता होगा। यानी कि उनकी जो ये ऑब्जर्व किया गया, उनकी आरबीसी के सरफेस पे जितने मेजॉरिटी हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि अबाउट 80% तक वो सारा चीज हम लोग में भी देखने को मिल जाता है। सच पीपुल आर कॉल्ड द आरएच पॉजिटिव। अगर उसके उसके ब्लड ग्रुप में क्या होगा सर, दो आरएच ग्रुपिंग दो तरह से होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। आरएच पॉजिटिव क्या कब होगा कि उसके आरबीसी पे अगर एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव वाले बोलेंगे। अगर किसी पर्सन के आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट है, एंटीजन एब्सेंट है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, आरएच निगेटिव वाले बोलेंगे। जैसे हम ए पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, फिर कोई होता है बी पॉजिटिव वाले, यानी कि उनकी जो एंटीजन है, ठीक है, आरबीसी पे एंटीजन उपस्थित है, एंटीजन उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होगा, ना कि निगेटिव वाला। अगर आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है तब वो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी डिसीज के बारे में है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्लिटोलोसिस। इसमें क्या होता है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी कि आरएच पॉजिटिव है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आरएच निगेटिव वाले होंगे, तो जो फीटस होगा, जो बच्चा होगा, उसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव वाला होगा। क्या बोले कि अगर पेरेंट्स का जो फादर होंगे उनका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और मदर का आरएच है या फिर आरएच निगेटिव है, तो उनसे जो बच्चा होने वाला, जो बच्चा होगा उसका जो आरएच फैक्टर होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव में होगा। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ द मदर ब्लड ग्रुप विद द फीटस। जब भी फर्स्ट डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उस दौरान जो मदर होती है, इससे ये 90% ये चांस होता है कि जो मम्मी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। 10% ही ऐसा रेयर होता है कि फादर का ब्लड ग्रुप आ सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपको ये भी एग्जाम एक तरह से आकलन लगा सकते हो मम्मी का ब्लड ग्रुप जान के। अगर आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो जो पहला बच्चा होगा उनका भी ए पॉजिटिव ही होगा। 90% ये प्रोबेबिलिटी है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है वो फीटस में भी क्या हो जाता है सर, ट्रांसमिट हो जाता है। इसका मतलब ये कि जो मदर के अंदर जो एंटीबॉडी एंटीजन्स बन रहे थे प्रेगनेंसी के दौरान, उस समय जो भी एंटीबॉडी एंटीजन बने थे वो बच्चे में क्या होगा, पूरी तरह से ट्रांसमिट हो गया है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा के माध्यम से, है ना। प्लेसेंटा क्या करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मम्मी से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है, और बच्चे में जो भी फीकल मैटर्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो मदर के बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसी दौरान यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी भी क्या हो जाते हैं सर, ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मम्मी का अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो बच्चे जो पहला बच्चा होगा
उसका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे बच्चे की तरफ बढ़े तो हो सकता है पापा का ब्लड ग्रुप आ सकता है, हो सकता है मम्मी का भी आ सकता है, ठीक है, वहां पे फ्लक्चुएशन देखने को हमको मिल सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस को अगर हम बात करें तो इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। ये सारा चीज है, यहाँ से आपका इतना इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। अब अगला आता है सर कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉटिंग। कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है। तो आपको बताए थे कभी भी हमारा ब्लड वेसल्स फट जाए या कभी इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, आप खेलने गए और खेलते खेलते गिर गए, छिल गया स्किन, है ना, कभी कभी सब्जी काट रहे हैं, चाकू अपने हाथ पे लग गया, स्किन कट गया, उस दौरान क्या होगा, आपका जो बॉडी का ब्लड है बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बॉडी से बाहर रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा भैया, तो वहां पे ब्लड हमारे बॉडी से ज्यादा बाहर ना निकल जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड की क्लॉटिंग करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, ब्लड की क्लॉटिंग करानी पड़ेगी। और जैसे ही ब्लड की क्लॉटिंग कराई जाएगी उसके पीछे किसका हाथ होगा, प्लेटलेट्स का हाथ होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं। इसमें किस एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सर, तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ब्लड की क्लॉटिंग करने में, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा सर कैल्शियम की इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, साथ ही साथ विटामिन के, विटामिन के की अगर बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की क्लॉटिंग करने में, कैल्शियम और विटामिन के, ठीक है। यानी कि ब्लड की थक्का जमाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग का नाम देते हैं। अगला आता है सर ब्लड खत्म होता है, लिम्फ आता है। अब ब्लड में जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उसमें कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं ये हमारे सेल से टिश्यू, हमारे सेल से टिश्यू या टिश्यू से सेल, मतलब एक उसमें क्या होता है सर, ट्रांसमिट होता है। तो ये भी एक तरह का ब्लड बॉडी फ्लूइड ही है जिसको हम लोग लिम्फ के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं सर, और किस नाम से जानते हैं सर, टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यानी कि टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में अगर फ्लूइड ट्रांसमिट हो रहा है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में अगर फ्लूइड ट्रांसमिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग लिम्फ का नाम दे रहे होते हैं। इस लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है सर, प्रोटीन होता है, लेस अमाउंट में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होते हैं, और साथ ही साथ इतना हाई अमाउंट में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हमको देखने को मिलती है। क्या क्या अगर बात किया जाए क्या होता है सर, लिम्फ जो होता है इसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में अगर फ्लूइड ट्रांसमिट होता है उसको लिम्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस लिम्फ में क्या क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटीन होता है, कुछ अमाउंट में कैल्शियम भी देखने को मिलता है, फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है, और ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन का ग्लूकोज देखने को मिलता है अपने लिम्फ वाले फेज में, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये जो लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह WBC का था कलरलेस, उसी तरह आपका लिम्फ भी जो होगा कलरलेस होगा। और ये स्पेशलाइज क्या मिलकर बनाता है सर, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करता है। यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी में आता है तो उसको फाइट करने के लिए, जैसे कोविड वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया तो उस कोविड वायरस को डिस्ट्रॉय करने में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लिम्फोसाइट्स की, है ना। यानी कि लिम्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये लिम्फोसाइट दो तरह का होता है जो कि ऑलरेडी बताया है, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल, है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फ का मेन फंक्शन क्या होता है सर, ये इम्यूनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोटीन्स को कैरी कराएगा, साथ ही साथ जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ट्रांसमिट कराएगा ऑक्सीजन के साथ मिला के, फूड मटेरियल को ट्रांसमिट करेगा, हार्मोन को ट्रांसमिट करेगा हमारे सेल से सेल में, टिश्यू से टिश्यूज में, या हो सकता है सेल से टिश्यू में ट्रांसमिट करा, है ना। तो इनकी अगर ट्रांसमिट देखने को मिलती है तो वो किसके माध्यम से होता है, लिम्फ के माध्यम से हो रहा होता है। अब हम बात करेंगे सर सर्कुलेटरी पाथवे। ये जो सर्कुलेटरी पाथवे है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ से थोड़ा ब्रॉड होगा, अपना हार्ट के बारे में पढ़ना होगा, है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चीज जो होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हार्ट के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक लंबी क्लास हार्ट के बारे में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस क्लास में करते हैं तो ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे।
तो आई थिंक यहाँ तक का जो भी कॉन्सेप्ट था आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और ये ब्लड के बारे में जो जो पॉइंट आपके सामने नोट किए थे, ये सारे पॉइंट आपको स्लाइड में मिल रहा होगा, है ना, सारा चीज मिला था। तो यहाँ से आप इसको अपने कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आपको बैच में मिलेंगी, तो उस पीडीएफ से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगाया है वहां वहां इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आप बाइलैंग्वेज में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और प्रिपेयर करने के बाद, नोट्स कंप्लीट करने के बाद, पीछे का जितना भी मटेरियल है यूनिट नंबर 1 से आप लोग रिवाइज करना इसको स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, बस इतना। ब्लड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था वो हम कॉन्सेप्ट देख लिए। अब आता है सर सर्कुलेशन वाला, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।